आज मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का विषय रहेगा मूत्रकृक्ष मूत्राघात। इसके पहले कि इस व्याख्यान को प्रारंभ करें, आइए जो कल के प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं उनका उत्तर देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। मुझे अति प्रसन्नता है कि बहुत ही अच्छे प्रश्न, और इससे ऐसा लगता है कि बड़े ध्यानपूर्वक आप सब सुन रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले मैं जितेंद्र वर्मा जी का प्रश्न लेना चाहूँगा। उन्होंने निश्चित रूप से बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, इसलिए उन्होंने पूछा है कि विरेचन योग में जो आपने गुग्गुल मिलाया है उसका क्या रोल है, गुग्गुल क्यों मिलाना चाहिए। बहुत ही जिज्ञासापूर्ण ये प्रश्न है। जैसे कैशोर गुग्गुल में गुग्गुल मिलाई गई है, वहाँ पंचतिक्त घृत या पंचतिक्त घृत गुग्गुल, उसमें भी गुग्गुल मिलाया गया। गुग्गुलू जो है योगवाही है, कृमिनाशक है और त्वचा के रोगों में लिए उपयोगी है। शीत पित्त के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो भाव प्रकाश ने बताया है उसको जरा आप सुने। अभ्यंगः कटुक तैलम च स्वेदश्च उष्णेन वारिणाः तथा आशुभमनम कारम पटोलारिष्ट वासिकैः त्रिफलापुर कृष्णाभिः विरेकस्य प्रशस्यते। त्रिफलापुर, पुर को बोलते हैं गुग्गुलू, और कृष्णाभि रक्त निशोथ, कृष्ण निशोथ, और कई लोग कृष्ण को पिपली भी मानते हैं, तो हमने पिपली भी उसमें लिया है। आपके योग में देखा होगा कि त्रिफला है, गुग्गुलू है, काला निशोथ है और पिपली, तो इसलिए संभवतः गुग्गुलू का इसमें वर्णन है। और चूँकि मेरा एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, चिकित्सा जो मैं करता हूँ हमेशा चिकित्सा सिद्धांत के अनुरूप ही चिकित्सा करनी चाहिए। जैसा मैं करता हूँ आप निश्चित लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार राजश्री गीतिन जी ने पूछा है कि उनकी भतीजी को या किसी उनके रिलेटिव्स को हाथों में, पाम में बार बार खुजली होती है, ठीक होता है फिर हो जाती है। इसके लिए मैं आपसे जरूर कहूँगा उनको विरेचन कर्म कराएं। पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेह पान करके सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने पर विरेचन कल्प कराएं। और विरेचन कल्प में अमलता से गूदा, निशोथ, छोटी हरण और कुटकी का संयोजन करें 20-20 ग्राम लेके, और इसका विरेचन कल्प बनाकर इसमें एरन तेल 30 ml मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पंच निम्बवटी का बहुत अच्छा रोल है। पंच निम्बवटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, और साथ में एक टेक्जिमा ऑइंटमेंट आती है उसको आप लगाएं दिन में 2-3 बार, 4 बार, और नीम पत्र से बरोबर निरंतर जब भी ऑइंटमेंट लगाएं तो नीम पत्र के काढ़े से उसको धोवन करें, प्रक्षालन करें और फिर लगाएं, निश्चित रूप से लाभ होगा। सोनाली अनिल मस्के जी ने पूछा है कि शिरावेद का स्थान क्या है। शीत पित्त में यदि शिरावेद करना है तो क्या स्थान है। तो स्थान का कोई स्पष्ट कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन कूर्पर संधि में और पॉप्लिटियल फोसा, इसमें जो उपस्थित वेन्स है प्रोमिनेंट होती हैं, उनसे आप रक्त मोक्षण करा सकते हैं। कितने दिन में कराना चाहिए, तो शास्त्र तो ये कहता है श्राव्यम रक्तम 2 वत्सरे ही अल्पम, मतलब 6-6 महीने में रक्त मोक्षण कराना चाहिए। और रक्त मोक्षण या रक्त की जो मात्रा बताई है, कितनी मात्रा में निकालना, वो 1 प्रस्थ है, और 1 प्रस्थ बराबर 13.5 पल अर्थात 54 तोला अर्थात 540 ml अगर निकालते हैं तो 6-6 महीने में रक्त मोक्षण कराना है। इतना तो कोई निकालता नहीं है। हमारे प्रैक्टिकल कार्य में हम लोग 20 से 30 ml रक्त विश्रावण करते हैं। तो इस प्रकार से चूँकि अल्प मात्रा में है तो 15-15 दिन में आप रक्त मोक्षण करा सकते हैं। और अगर ये संभव न हो तो जलों का उच्चारण या कपिंग के तरीके से आप ब्लड लेटिंग कर सकते हैं। अगर रक्त मोक्षण जलौका से कर रहे हैं, कपिंग से कर रहे हैं, तो प्रत्येक तीसरे दिन रक्त मोक्षण कराया जा सकता है। भावना भट्ट जी ने पूछा है कि कामदुधा मौक्तिक है कि बिना मौक्तिक। तो मौक्तिक भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा 60 मिलीग्राम होगी।
जिसमें मुक्ता नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो 125 मिलीग्राम की मात्रा है। तो दोनों प्रकार की आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने जिज्ञासा प्रकट की है कि शीत पित्त में क्या सारे पंचकर्म कराना चाहिए। तो देखिए, चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार से तो कराना चाहिए, लेकिन पेशेंट उपलब्ध नहीं है, पेशेंट में काउंसलिंग अच्छी तरह नहीं की, वो तैयार नहीं है, या आप खुद ही नहीं कराना चाहते, क्योंकि पंचकर्म में मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। यहाँ मैं और स्पष्ट कर दूँ, यदि पंचकर्म के बारे में कोई भी शंका कुशंका हो विधि के बारे में, तो आप निश्चित रूप से जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। नवीन उपाध्याय जी ने पूछा है कि रसवाड़े को गंधक रसायन का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि जीर्ण होने पर जो कुष्ठ की चिकित्सा है वो चिकित्सा कर सकते हैं। यदि शीत पित्त का रोगी 3 महीने का पुराना है तो आप निश्चित रूप से गंधक रसायन और रसवाड़े का प्रयोग कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन के बारे में भी उन्होंने पूछा है, आपका अनुभव क्या है। तो देखिए, फंगल इन्फेक्शन कोई हमारे आयुर्वेद में तो वर्णित है नहीं, तो उसमें दोष दूष स्रोतस आदि की संज्ञान करके भाई लक्षण क्या है, लक्षण पित्त के हैं कि कफ के हैं, उसको अंदाज लगा करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें कैशोर गुग्गुल आरोग्यवर्धनी का प्रयोग करना चाहिए। साथ में पंचनिम्बबटी, ये भी बहुत इसमें उपयोगी चिकित्सा है। और एक अनुभूत जन चिकित्सा में आपको बताता हूँ, नींब पत्तर तोड़ लीजिए ताजे ताजे, और उसको चूल्हे में रखकर किसी लकड़ी आदि के साथ उसको जलाइए, उससे धुआं निकलेगा पीले रंग का। चूल्हे के ऊपर एक पीतल की थाली रख दें, उसमें पानी डाल दें। अब जब जलाएंगे नीम के पत्ती को तो धुआं निकलेगा, तो वो धुआं थाली के पेंदे में जमा हो जाएगा। उस धुएं को आप निकाल करके शीशी में या कोई चौड़ी मुख वाली शीशी में भर के रख लें। इसको दिन में 2 बार लगाएं। लगाने के पहले नीम पत्र काढ़े से साफ कर लें और उसके बाद ये लगाएं। आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी आराम हो जाता है, लेकिन पहले आपको डायग्नोसिस करना आवश्यक है। जितेंद्र वर्मा जी ने पूछा है, शीत पित्त की एक्यूट कंडीशन में वमन करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। पेशेंट को संशमन औषधियाँ देते हुए, एक्सटर्नल लेप आदि का प्रयोग करते हुए, थोड़ा जब कम हो जाए शीत पित्त, तब जो है आभ्यंतर, क्योंकि आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक्त से कराएंगे, वह भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट है। विरेचन कल्प जो देंगे वो भी, वमन कल्प जो दे रहे हैं उसमें भी जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं वो शीत पित्त नाशक हैं। तो ट्रीटमेंट तो हम शुरू से प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए वमन कराने में कोई तकलीफ नहीं है, आप करा सकते हैं। नवीन उपाध्याय जी ने पूछा है कोई फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो मेरा जो मैंने ऊपर बताया, अभी पहले बता चुका हूँ, उसका आप भी प्रयोग करें, मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ नुस्खा है। लवजीत कुमार जी ने पंचकर्म करा के शमन औषधियाँ देना चाहिए। बिल्कुल सही है, पंचकर्म पूरा कराएं तभी शमन औषधियाँ दें तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अब नहीं पंचकर्म कराता पेशेंट, या आप खुद नहीं करना चाहते तो अलग बात है, आप शमन औषधियों से लाभ प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये लाभ जो है क्षणिक होता है, आप दवाइयाँ देंगे आराम होगा और फिर से हो जाएगा। तो इसमें संशोधन कराना, मेरे ऐसे बहुत सारे VIP पेशेंट्स हैं जिनको संशोधन करा करके ट्रीटमेंट दिया तो वो पूर्णतः लाभ को प्राप्त हो गए हैं। गिरिराज प्रसाद शर्मा ने कहा है, CRF के बारे में पूछा है कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो आगे चूँकि आज मूत्र कक्ष ही सब्जेक्ट है हमारा, उसमें इसको लेंगे। लवजीत कुमार जी ने आरोग्यवर्धनी के साथ और कौन कौन आपने बताया वो पूछा है। तो आरोग्यवर्धनी के साथ कैशोर गुग्गुल, आरोग्यवर्धनी और हरिद्राखंड, इनका प्रयोग मैंने बताया था। अनुराग सिंह चंदेल जी ने पूछा है कि एक औषधि कितने दिन तक देना चाहिए। तो एक औषधि तो हमें देना नहीं है, एक प्रिस्क्रिप्शन बनाना है जिसमें एक रस औषधि का योग हो, एक टैबलेट हो या बटी हो, एक आसोरेस्ट या क्वाथ हो, और एक चूर्ण का भी सेवन करा सकते हैं। ऐसा ट्रीटमेंट आप 20 दिन देवें, 20 दिन के बाद दोबारा दूसरा योग लिखें तो पेशेंट को लाभ होगा। और लेप जरूर लिखें, लेप से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अंचल माहेश्वरी जी ने पूछा है, पलाश पुष्प सिद्ध करने के लिए जो जूस निकालते हैं नींब पत्र बिल्व आदि का, तो क्या जूसर से जूस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन ये बड़ा कठिन साध्य है। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत कम जूस निकल पाता, बड़ी तकलीफ होती है। मान लीजिए आपने करेला का तो निकाल लें, करेला में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बिल्व पत्र का
जूस निकालना बड़ा कठिन होता है, तो इसको शून्य करके ही, जैसा मैंने बताया था कि आप कुकर में इसको 7-8 सीटी लाने तक इसको पका लीजिए, कुनकुना यानी ठंडा होने दीजिए, फिर मिक्सर में पीस करके और जूस आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन ऐसे ही जूस निकालना जूसर से बड़ा कठिन साध्य है। यदि आप निकाल सकते हैं तो कोई बात नहीं है, निकाल लीजिए। इसके अलावा मृदुल जी, योगेश जी, सोनाली जी, जितेंद्र जी, अभिनव जी, अनिल जी, राजेश सक्सेना जी ने, संध्या पांडे जो कि निरंतर इन व्याख्यानों को सुन रही हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रही हैं, उत्कर्ष वर्मा जी, डॉक्टर मूर्ति जी, मंजू भाटिया जी, डॉक्टर योगेश दत्त जी, प्रदन्न पाटिल जी, क्षितिजा चौधरी, मंजूषा सुमित जी, मूलचंद्र मौर्य, चित्रा बंसोड़े जी, मीनाक्षी जिंदल, सुनीता मनचंदा जो कि उज्जैन से ही इन्होंने पीजी किया था। मुझे याद है श्वास रोग पर इनका शोध कार्य था और बहुत ही स्टूडियस थी उस समय, और सुना है वो कहीं अच्छी प्रैक्टिस भी कर रही हैं। बड़ी खुशी हुई कि आप इस कार्यक्रम को सुन रही हैं। सपना जी, बंदा पाठक जी और अंचल महेश्वरी जी, अनुराग जी, ब्रजेश जी, ये सभी लोग इस कार्यक्रम को बड़ी तल्लीनता से देख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद। आपका इस प्रकार कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के रुचिपूर्वक देखना ये हमें उत्साहित करता है, और मेरा उद्देश्य भी है कि आपको जो क्लासिकल नॉलेज है उसको जरूर दिया जाए, और क्लासिक्स में जो हर्बल योग बताए हैं उनका प्रयोग आप बढ़ाएं। निरापद होते हैं, सस्ते होते हैं, और जो और रस औषधियाँ हैं बड़ी महंगी होती हैं। अगर आप हर्बल योग देंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ये सब जो मैं बताता हूँ वो सब चरक या सुश्रुत या बृहत्तरी में कहीं ना कहीं वर्णन है उनका, और मैंने अनुभव किया है तब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अब आइए आज मूत्र कृक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। मूत्र कृक्ष के साथ मूत्राघात का भी अपन वर्णन करेंगे, क्योंकि इसकी चिकित्सा समान है। चरक ने, सुश्रुत ने अलग अलग वर्णन किया है, लेकिन आचार्य वाग्भट ने दोनों का एक साथ वर्णन किया है। इससे सिद्ध होता है कि इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक है, इसलिए इनको एक साथ अपन चर्चा करेंगे। मूत्रस्य कृक्षेण महता दुखेन प्रवृत्ति, ये मूत्र कृक्ष की परिभाषा, अर्थात जब मूत्र त्यागते वक्त कष्ट और धीरे धीरे मूत्र प्रवृत्ति हो उसको मूत्र कृक्ष कहते हैं। इसको डिस्यूरिया का नाम आप दे सकते हैं। और मूत्रावरोध में रिटेंशन ऑफ यूरिन, मूत्र त्याग में रुकावट हो, रिटेंशन हो, उसको मूत्राघात कहते हैं। आइए निदानों को जाने। आयुर्वेद में निदानों के संदर्भ में कहा है, अत्यधिक व्यायाम करने वाला, हमेशा तीक्ष्ण औषधियों का सेवन करने वाला, रूक्ष मद्य का निरंतर सेवन करे, घोड़े या यान आदि की सवारी बहुत अधिक मात्रा में करे, आनुप मांस के अधिक सेवन से, आनुप मांस जैसे भैंसा आदि, सुअर भी उसमें आता है, और अध्यशन मीन्स आपने अभी भोजन किया, वो पचा नहीं और 3 घंटे 2 घंटे बाद फिर से पुनः भोजन किया, इससे अध्यशन होता है और परिणाम स्वरूप अजीर्ण हो जाता है, और अभिघात। इन कारणों से मूत्र कृक्ष की उत्पत्ति होती है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो 3 विभागों में इन कारणों को बांट सकते हैं। एक तो मूत्राशयगत, दूसरा यूरिनरी सिस्टम, तीसरा अन्य कारण। तो मूत्राशयगत में मूत्राशय में अर्बुद या अश्मरी हो जाना, या इन्फ्लेमेशन इन सिस्ट या सिस्टाइटिस, एक्यूट और क्रॉनिक सिस्टाइटिस, टेप्स डॉर्सलिस जो सिफिलिस की वजह से होता है, हिस्टीरिया में भी मूत्रकृक्षता पाई जाती है, और थ्रेड वर्म का इन्फेक्शन हो तो भी मूत्रकृक्षता पाई जाती है। तो यह कारण भी हो सकते हैं।
यूरिनरी सिस्टम में यूरिथ्रा में सूजन आ जाए, यूथराइटिस, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर और गोनोरिया, इनके कारण मूत्रकृच्छता पाई जाती है। अन्य कारणों में प्रोस्टेट का बढ़ना ये मुख्य कारण है। जो 60 साल के ऊपर वृद्धजन है उसमें प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उसके कारण भी मूत्रकृच्छता पाई जाती है। और अगर यदि अर्श है, अर्श में भी मूत्रकृच्छता पाई जा सकती है। तो इन कारणों से मूत्रकृच्छ की उत्पत्ति होती है। आइए संप्राप्ति देखें। तो अपने अपने कारणों से पृथक पृथक वात पित्त कफ का प्रकोप होना, या तो पृथक पृथक या तीनों मिलकर के मूत्र मार्ग में स्थान संशय करते हैं और स्थान संशय करते हुए मूत्र प्रवृत्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। और जब मूत्र होता है उसमें कष्ट युक्त मूत्र प्रवृत्ति होती है। ये एक संप्राप्ति, इसके बारे में आपको लिखित किया। इसको भेदों में देखें तो यह 8 प्रकार का, चरक ने 8 प्रकार का मूत्रकृच्छ बताया है। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, अभिघातज, पुरीसज, अश्मरीजन्य और शुक्रज। ये बताना इसलिए जरूरी है कि चिकित्सा के लिए बहुत जानना आवश्यक है कि वातज है कि पित्तज है, कफज है, उस हिसाब से चिकित्सा हम करते हैं। वातज मूत्रकृच्छ के मुख्य लक्षण हैं वंक्षण, मेढ और वस्ती प्रदेश में अत्यधिक वेदना, और एक मुख्य लक्षण है बार बार अल्प मात्रा में मूत्र त्याग। साथ ही वृषण, वस्ती, मेढ में हमेशा पेशेंट दबाते रहता है, ये भी एक लक्षण है वातज मूत्रकृच्छ का। पैतृक मूत्रकृच्छ में दाह, जब पेशाब करता है, मूत्र त्याग करता है तो कष्ट युक्त दाह होती है। इसके साथ पीत वर्ण या रक्त वर्ण का मूत्र निकलता है और मूत्र त्याग करते वक्त उष्णता महसूस होती है, ये मुख्य लक्षण है। और कफज मूत्राघात में मूत्रेंद्रिय में भारीपन, हैवीनेस, थोड़ा बहुत सूजन आ जाती है और मूत्र का वर्ण शुक्ल वर्ण का होता है, सफ़ेद का। कभी कभी पेशेंट में रोमहर्ष होता है और मूत्र त्याग में कष्ट तो एक सामान्य लक्षण सभी में है। अभिघातज में तीव्र वेदना, और जो वातज मूत्रकृच्छ लक्षण है वही लक्षण इसमें भी मिलते हैं। खासतौर से वस्ती का फूलना, भारीपन और अल्प मात्रा में कठिनतापूर्वक मूत्र प्रवृत्ति होना। देन पुरीसज, ये पुरीस के कारण अपान वायु का विलोम गति होती है, जिससे आद्मान, उदरशूल और मूत्रावरोध की उत्पत्ति होती है। अश्मरीजन्य में इसमें हृदयशूल, हृदय प्रदेश में वेदना, कुक्षी, वस्ती, इनमें भी वेदना, और कभी कभी हस्तपाद में कंपन और मंदाग्नि, ये प्रमुख लक्षण अश्मरीजन्य में होते हैं। शुक्रज में शुक्र सहित जब शुक्र के वेग को रोक दिया जाता है तो वह मूत्र त्याग बहुत कठिनतापूर्वक करता है और मूत्र में थोड़ा बहुत शुक्र भी आ सकता है। साथ ही मेढ, वस्ती का टेढ़ापन भी इसमें प्राप्त होता है और वृषण में शोफ भी प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके से लक्षणों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। मूत्राघात, जैसे मैंने बताया आपको, रिटेंशन ऑफ यूरिन, इसका भी वर्णन उपलब्ध होता है शास्त्रों में, और इसके विभिन्न कारण हैं। 13 प्रकार के मूत्राघातों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। 13 प्रकार के मूत्रौक साध जठरम, कृच्छम उच्छंग संक्षेयु, मूत्रातीत अनिलाशिला, वात वस्त उष्मार्तो, वात कुंडलिका ग्रंथि, विडघातो वस्ति कुंडलम। कारणों के संदर्भ में चरक ने कहा है व्यायाम तीक्ष्ण औषध रूक्ष मध्य प्रसंग नित्य द्रुत पृष्ठयानाथ आनूप मत्स्याध्यस्नाद जीर्णाद सुमूत्रकृच्छाण्यणाम ही अष्टौ। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में मूत्राघात और मूत्रकृच्छ के बारे में अपन ने चर्चा की। अब आइए चिकित्सा के बारे में जानें। तो चिकित्सा सिद्धांत के आधार पर तो इसमें स्नेहपान, स्वेदन की क्रिया, स्वेदन में खास तौर से अवगाह और परिसेक, वमन, अगर कफ ज़्यादा मात्रा हो, कफज मूत्रकृच्छ तो वमन, पित्त के लक्षण हैं तो विरेचन, और वस्ती वायु जनित मूत्राघात में वस्ती, और उत्तर वस्ती, इसमें उत्तर वस्ती का
उपयोग अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। आजकल बहुत कम लोग उत्तर बस्ती लगाते हैं, हालांकि एक बार आप लगा लें किसी प्रत्यक्ष कर्मा के पास तो बहुत ही सरल क्रिया है ये, तो उत्तर बस्ती बहुत ही लाभप्रद होती है। अब आइए, अगर पैतृक है तो मैंने शीतल क्वाथ से परिचय करना चाहिए, अवगाह कराना चाहिए, वस्ती और क्षीरपान और विरेचन ये काम कराना है। कफज है तो कफ के लक्षण देखते हुए तक्र का प्रयोग, निरूवस्ती का प्रयोग और वमन कराना चाहिए। अब आइए, अगर वमन कराना है तो कैसे कराएंगे? तो सबसे पहले संध्यवादी तैल से बाह्य अभ्यंग कराइए। आभ्यंतर स्नेहपान दशमूल तैल या शतावरी घृत के माध्यम से आभ्यंतर स्नेहपान कराइए और सम्यक स्नेह लक्षण होने के बाद 3 दिन स्वेदन कराइए। और अगर विरेचन वमन कराना है तो 1 दिन स्वेदन कराना है। उसके बाद विरेचन कल्प वमन कल्प बना करके वमन कराइए। वमन के 15वें दिन विरेचन कराइए। आभ्यंतर स्नेहपान दशमूल तैल या शतावरी घृत का ही करना है। तो इस तरीके से वमन विरेचन आप कराएं। उसके बाद कालवस्ती क्रम, वस्ती इसमें बहुत ही श्रेष्ठ है, मूत्राघात में या मूत्र कक्ष में। और CRF इसमें ये जो वस्तियाँ जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही उपयोगी हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है। कम से कम 16 वस्ती देंगे, साथ साथ में संशमन औषधि भी देंगे तो निश्चित रूप से रोगी को CRF में या सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उसमें लाभप्रद होता है। कालवस्ती क्रम में 16 वस्ती दी जाती हैं, जैसा आपको मालूम है। पहले अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन 6 12 हो गई, 6 दूनी 12, एक पहले दिया और लास्ट में 3 अनुवासन। इस तरीके से 16 वस्तियों का कालवस्ती क्रम होता है। अनुवासन वस्ती के लिए चंदनारी तैल श्रेष्ठ है। चंदनारी तैल 30 ml से 60 ml तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। निरूह वस्ती के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वस्ती है, आप इसको अपने ध्यान में लगा लीजिए या नोट कर लीजिए। गोक्षुर, पाषाण भेद, यष्टि मधु, पिप्पिली, पुनर्नवा और वरुण छाल। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गोक्षुर, पाषाण भेद, यष्टि मधु, पिप्पिली, पुनर्नवा और वरुण छाल, इनको 20-20 ग्राम लेकर के और 300 ml काढ़ा बना लीजिए। इसमें फिर 50 ml चंदनारी तैल, 50 ml शहद और यवक क्षार 10 ग्राम, सेंधो 5 ग्राम। इसको विधिवत जब मैं कहता हूँ तो माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इति क्रमात् आओपेत निरूहाणाम संयोजने, इस विधि जो संयोजन विधि है उसको अपनाते हुए बस्ती को तैयार करें। एक दूसरी बस्ती बहुत महत्वपूर्ण है, वो ही बता रहा हूँ आपको। बदल दीजिए, जैसे एक बार आपने ये जो मैंने पहले बताई निरूह बस्ती गोक्षरादि का, उसका प्रयोग करें। दूसरी बस्ती है लघु पंचमूल की। इसमें लघु पंचमूल क्वाथ 300 ml, चंदनारी तैल 50 ml, शहद 50 ml, 10 ग्राम यवक क्षार, 5 ग्राम सेंधो। विधिवत बस्ती बनाकर इसका आप प्रयोग करें, यह भी बहुत ही श्रेष्ठ बस्ती है। अब आइए, कुछ योग जो कि मेरे अनुभूत हैं वो मैं बताना चाहूँगा। अगर CRF है तो उसमें एक विशेष क्वाथ CRF हो या सीरम क्रिएटिनिन निकलता हो, 5 के या 4 के ऊपर हो, तो ये बस्ती का प्रयोग करें। इसमें वरुणादि क्वाथ 100 ग्राम, तृण पंचमूल क्वाथ 100 ग्राम, वरुणादि क्वाथ 100 ग्राम, तृण पंचमूल क्वाथ 100 ग्राम, इन दोनों को मिला करके 300 ml काढ़ा बनाइए। इसमें चंदनारी तैल 50 ml, शहद 50 ml, सेंधो 5 ग्राम और यवक क्षार 10 ग्राम। ये बस्ती तैयार करके इसको काल बस्ती या कर्म बस्ती विधान से इसको देवें, अनुवासन बस्ती के रूप में। आवश्यकता पड़ने पर चंदनारी तैल का प्रयोग कर सकते हैं। एक योग और हम देते हैं इसके लिए, खास तौर से सीरम क्रिएटिनिन के लिए। इसमें गोक्षुर, शतावरी, खीरा बीज और कुटकी,
4 औषधियाँ हैं, कोकछोर, शतावरी, खीरा बीज और कुटकी बराबर बराबर मात्रा में लेकर के इसका चूर्ण या बटी, घनबटी या काढ़े का सेवन भी इसमें किया जा सकता है। दिन में 2 बार खाली पेट में दोनों टाइम इसको सेवन करना चाहिए। ये CRF और सीरम क्रिएटिनिन के लिए उत्तम चिकित्सा है। साथ में चंद्रप्रभा बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार ये भी साथ में देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और अनुभूति योग है। वरुणादि क्वाथ 30 ml ताज़ा बना ले और यवक्षार 5 ग्राम इसमें मिलाएं और दिन में 2 बार खाली पेट में इस काढ़े का सेवन कराएं। ये भी बहुत ही उपयोगी है। मूत्र कक्ष में अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। लघु पंचमूल क्वाथ का पुनः पुनः सेवन करना। जब प्यास लगे तो लघु पंचमूल क्वाथ का ही सेवन कराएं या पुनर्नवा अर्क का सेवन कराएं। ये मूत्रल भी होता है और जो अंदर उष्णा गर्माहट होती है वो उसकी भी शांति इसके द्वारा हो जाती है। इसके बाद एक और काढ़ा है जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। आप काढ़ा भी दे सकते हैं, घनबटी बना सकते हैं या चूर्ण भी दे सकते हैं। ककड़ी बीज, खीरा बीज, नागकेशर, वासा और गोक्षु। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ककड़ी बीज, खीरा बीज, नागकेशर, वासा, गोक्षुर, इनको समभाग लेकर के चूर्ण बनाएं या क्वाथ का सेवन कराएं। एक और बहुत बढ़िया योग है जो आसानी से आप कर सकते हैं। ककड़ी बीज, ककड़ी जो गर्मी की ऋतु में लंबी वाली होती है उसको ककड़ी बोलते हैं, और खीरा जो बरसात में होता है हरा वो उसको खीरा बोलते हैं। इसमें ककड़ी बीज, मुलैठी, देवदारू 3 चीज़ें हैं। ककड़ी बीज, मुलैठी और देवदारू, इनको चावल के पानी में बारीक पीस करके और रोगी को सेवन कराएं। अगर ऐसा संभव न हो तो इनका चूर्ण बना करके भी चावल के पानी के साथ दिन में 3 बार 5-5 ग्राम की मात्रा में सेवन कराएं। इसके अलावा एक और बहुत छोटा योग है और बड़ा लाभ करता है। छोटी इलायची का चूर्ण 2.5 ग्राम और शहद में इसको मिला करके दिन में 3-4 बार चटाइए। इससे मूत्रकृच्छता में तत्काल आराम मिलता है। मूत्रकृच्छी व्यक्ति को यवक्षार और मिश्री, यवक्षार 250 मिलीग्राम, मिश्री 500 मिलीग्राम, यह दिन में 3-4 बार इसका सेवन करने से मूत्रकृच्छा में आराम होता है। इलायची चूर्ण का भी प्रयोग बहुत श्रेष्ठ है। इसकी भी मात्रा 5 ग्राम दिन में 2 बार है। इसके अलावा चंद्रप्रभा बटी, चंदनादि बटी, इनका भी योग्यता के अनुसार पेशेंट के आधार पर प्रयोग करते रहना चाहिए। आइए कुछ रस योग जो प्रयोग किए जाते हैं मैं भी प्रयोग करता हूँ। चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम, श्वेत परपटी 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम और यवक्षार 250 मिलीग्राम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम, श्वेत परपटी 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, यवक्षार 250 मिलीग्राम, यह एक मात्रा है। ऐसी दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ व्यक्ति को देना चाहिए। और साथ में गोक्षरादि क्वाथ, पुनर्नवाष्टक क्वाथ, तृण पंचमूल क्वाथ बदल बदल कर इन काढ़ों का भी सेवन आप कराएं। उत्तर बस्ती के लिए श्रेष्ठ औषधि है 10 मूल आदि तैल। 10 मूल आदि तैल मात्रा 30 to 40 ml और प्रत्येक तीसरे दिन उत्तर बस्ती कराना चाहिए। अधिकतम 8 या 9 बस्ती आप दे सकते हैं। वैसे मैंने देखा है प्रैक्टिकली, हमारे यहाँ उज्जैन में डॉक्टर SN पांडे हैं, वो मूत्र कृच्छ में उत्तर बस्ती के माध्यम से अनुसंधान कार्य कर रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट मैंने देखा है कि 5 बस्तियों में 3 बस्तियों में ही रोगी को आराम प्राप्त होने लगता है। एक जो मैंने कारण बताया था कि प्रोस्टेट के कारण भी मूत्रकृच्छ उत्पन्न होता है। प्रोस्टेट के लिए एक अनुभूति योग मैं आपको बताना चाहूँगा। मक्के के भुट्टे आप बाजार जाएंगे तो ठेलों में आपको प्राप्त हो जाएंगे। भुट्टे के आगे
अगल बगल उसमें बाल होते हैं, भुट्टे के बाल, उनको कलेक्ट कर लीजिए। बेचने वाले लोग ऐसे फेंक देते हैं, आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद छाया में उसको सुखा लीजिए, या हल्की धूप भी में सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद उसको जला लीजिए। जलाने के बाद फिर उस राख को अच्छा बारीक कर लीजिए और 1500 mg के कैप्सूल में इसको भर लीजिए। और इसकी 2 TDS, अगर क्रॉनिक कंडीशन है 2 TDS इसका प्रयोग करें। कम है तो 2 BD भी इसका प्रयोग कर सकते। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम इसका प्रयोग करें। और इसके अनुपान के रूप में सौंफ का पानी, श्रत सीधफांड सौंफ का, सौंफ को 50 ग्राम सौंफ और 1 लीटर पानी, इस सौंफ को यौकुट कर लें। पानी में एक बॉयल आने तक बॉयल कर लें, फिर उसी में ठंडा होने दें और छान करके जब भी प्यास लगे तो इसी जब भी प्यास लगे तो इसी जो शतपुष्पा चूर्ण से सिद्ध किया गया है पानी, उसका ही सेवन आपको करना है। इस तरीके से मूत्रकक्ष के बारे में कुछ मैंने चर्चा की। परहेज जरूर बताएं। निदानम मैंने हर बार कहा है, संशोधनम संशमनम निदानश्च वर्जनम, निदान का परिवर्जन। अहित आहार विहार का सेवन न करें। बेसन है, मिर्ची, लाल मिर्ची, फास्ट फूड, इसका सेवन न करें। तेज सवारियों में न चलें, चलें तो बहुत कम चलें। बहुत देर तक अधिक तक बैठने से भी ये बीमारी मूत्रकक्ष होता है। और पेशाब का वेग जब आए तत्काल उसको त्याग करें। अधारणी वेग है ये, अगर धारण करेंगे तो मूत्रकक्षता निश्चित रूप से आपको बढ़ जाएगी। आपको मालूम है वृद्धजन अवस्था में यह रोग ज़्यादा होता है प्रोस्टेट के कारण, तो ये प्रोस्टेट के जो मैंने आपको बताया है इसका सेवन करें। साथ में लेखन के लिए भी कारगर लेखन वस्ती भी इसमें दे सकते हैं। लेखन वस्ती में त्रिफला, विडंग और गिलोय, इनका काढ़ा बना लीजिए और इसमें 250 ग्राम सेंधव, शुद्ध शिलाजीत, तुत आदि द्रव्य मिला करके वस्ती तैयार की। लेखन वस्ती के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो प्रोस्टेट में इसका भी आप सेवन कराएं, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।